बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल इमरान खान साहब ने अपनी जो कौम से ख़िताब किया था, उस ख़िताब को जो पाकिस्तान के मीडिया ने नशर किया, और इमरान खान साहब के उस ख़िताब में जो मैसेज था या जो एक फ़ील आ रही थी, वो फ़ील क्या है और उनका जो अगला टारगेट है वो क्या है। एक ये वाली डेवलपमेंट, इस पर हम कल बात नहीं कर सके थे इमरान खान साहब के ख़िताब के ऊपर। और उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कुछ खटपट सी एक है, और वो खटपट क्या है, मतलब हाउस इन ऑर्डर नहीं है। ये दो अहम जो चीज़ें मिस हो गई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और नवाज शरीफ साहब क्या चाह रहे हैं और क्या ख़बरें आ रही हैं, ये वाली बात। और जो तीसरी बात है वो सबसे पहले हम शेयर करेंगे या बात करेंगे उसके ऊपर, बदकिस्मती से चूँकि हम जो हैं वो रेटिंग ओरिएंटेड जो मीडिया है, ये दुनिया भर में होता है कि वो चीज़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो मुतासर जिससे होते हैं उसको सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है। कराची पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ा शहर है, और वहाँ पर जितनी भी कंज्यूमर आइटम्स हैं वो सबसे ज़्यादा वहीं पर कंज्यूम होती है। मतलब लाइफ बॉय वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, कोई भी खाने का तेल है या घी है, मक्खन है, कोई चीज़ वो जो इंसानी ज़रूरत वाली है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी जो है वो कराची है। इसीलिए जितने सनतकार हैं, जितने पैदावारी ग्रुप हैं, वो अपना जो उनका मेन फोकस वो कराची है। तो इश्तिहारी कंपनियां जो हैं वो कराची के अंदर के लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या वो देख रहे हैं, इसलिए वहाँ पर रेटिंग के मीटर लगे होते हैं। तो कराची में हल्की सी बारिश भी आ जाए तो वो रेटिंग कराची से वहाँ पर वो मतलब बारिश मुतासर कर रही कराची वालों को। कराची वाले ज़्यादा ये वाली ख़बर सुनेंगे, और बाकी मुल्क में कोई भी मसला हो जो कराची के इंटरेस्ट का नहीं है वो नहीं देखेंगे। जब वो नहीं देखेंगे तो रेटिंग नहीं आएगी, रेटिंग नहीं आएगी तो फिर जो है वो लोग इग्नोर होंगे। तो ये जो है ऑल इकनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है। इसीलिए बलूचिस्तान के मसाइल जो हैं वो नज़रअंदाज होते हैं, वहाँ पर बात कोई नहीं होती, कोई बात करता नहीं है उनसे मुतल्लिक, क्योंकि वहाँ पर वो सबसे छोटी मंडी है, आबादी सबसे थोड़ी है, वहाँ पर रेटिंग मीटर नहीं लगे हुए, तो उनके मसाइल जो हैं वो नेशनल मीडिया के ऊपर नहीं आते। ये छोटी सी साइंस है, आप ये समझ लें। जो आपको शिकवा होता है कि जी फ़लाँ जगह पे ये हो गया, मीडिया ने दिखाया नहीं, मीडिया पैसे के पीछे भागता है, इश्तिहारों के पीछे भागता है, और इश्तिहार कराची से जनरेट होते हैं या कराची के लिए जनरेट होते हैं या कराची की वजह से जनरेट होते हैं। तो बलूचिस्तान में इस वक्त बारिशें हैं, और वो जो तस्वीर हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई जा रही हैं वो मतलब ये कि दिल चीर के रख देने वाली हैं। वो शामी एक बच्चा था ऐलान, वो साहिल समंदर पे उसकी लाश मिली थी और पूरा यूरोप हिल के रह गया था, और जितने शामी पनाह गुज़ीर थे उनके लिए यूरोप ने अपने दरवाज़े खोल दिए थे। ये एक इंसानी अलमिया था। बलूचिस्तान में इंसानी अलमिया ये है कि वहाँ पर एक बच्चा, मैं जानबूझ के ये लाश लूश नहीं आपको दिखाना चाह रहा, इस तरह की चीज़ें तो ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं कि ये लाशें बलूचिस्तान में भी मिल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई किसी के कान के ऊपर जूं नहीं रेंग रही। वजह क्या है? वजह ये है कि सिस्टम से ज़्यादा लोग अहम होते हैं। हम शायद पत्थर दिल हैं, हम शायद जो हैं वो अच्छे इंसान नहीं हैं। यूरोप इसीलिए हमसे आगे है कि वो अखलाकियात में हमसे आगे है। हमारी अखलाकियात जो ये साउथ एशिया के मुसलमान हैं, वो लड़की के कपड़ों से शुरू होती है और लड़की के कपड़ों पे ऊपर ख़त्म हो जाती है। रियानी फाशी से शुरू होती है हमारी अखलाकियात, हमारा ईमान, हमारा इस्लाम, और फाशी यानी औरत से शुरू होता है, औरत पे ख़त्म हो जाता है। जो यहाँ पर राइज है इस्लाम, जो यहाँ पर लोगों का ईमान है, वो औरत का टखना देख के, सर से दुपट्टा उतरा देख के, या कह लेंगे बग़ैर दुपट्टे के कोई औरत को देख के जो है वो, या कोई मुख्तसर लिबास वाली औरत को देख के हमारा जनाब वो इस्लाम भी, मतलब मैं क्या कहूँ अब इसको, तो बाकी अखलाकियात हमारी अखलाकियात है ही नहीं। तो जो अखलाकियात जो हैं 99% जिनका अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था कि पूरा तोलो, मिलावट ना करो, सच बोलो, वादा करो तो पूरा करो, सच के लिए खड़े हो जाओ, कोई गलत काम देखो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते, ज़ुबान से रोको,
تو مطلب ہم نے تو اخلاقیات میں ہم اتنا پیچھے ہیں، تو اسی لیے دنیا میں بھی پیچھے ہیں. تو وہ کوئی بندہ شیئر کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ کم از کم ہمیں اپنا یہ والا فرض پورا کرنا چاہیے. ہمیں تو ریٹنگ کا اس طرح کا ایشو نہیں ہے. تو بلوچستان جو ہے وہ وفاقی حکومت ہو، وہ صوبائی حکومت ہو، وہ ہمارے حکمران ہوں، وہ ہمارے ریاستی اہلکار ہوں جن کے قبضہ قدرت میں نعوذ باللہ من ذالک یہ پوری کی پوری ریاست ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلوچستان میں لوگ زندہ جل جائیں. یہ کراچی کے ایک کوئی گاؤں تھا، وہاں پر وہ آگ لگ گئی تھی. وہاں پر آگ لگ جاتی ہے چونکہ گرم علاقے ہیں، گھاس پھوس کی چھتیں ہوتی ہیں، لکڑی کے ستونوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں اور دیہات ہوتے ہیں. تو وہاں پر وہ جس طرح بش ہوتی ہے نا برننگ، تو وہ کوئی آگ بہرحال لگ گئی کسی طریقے سے، بچے مر گئے، کوئی ایمبولنس نہیں تھی وہاں پر، کوئی فائر بریگیڈ نہیں تھا. تو ہمارا تو شہر جو زندگی ہے پاکستان ہے وہ تو 3-4 ملک ہیں بس، شہر ہیں. کراچی ہے، لاہور ہے، پنڈی ہے، اسلام آباد ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، بس ختم ہو گئی گل. اور کوئی پشاور تھوڑا سا آپ حصہ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں، ورنہ تو پاکستان ختم، انسان ختم. اور باقی تو نہ انسان ہے نہ پاکستانی ہے، نہ ان کے لیے ریاست کہیں پر ہوتی ہے نہ ہم کہیں پر ہوتے ہیں. تو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی. یہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، نہ کسی وزیر اعظم کو، نہ کسی وزیر اعلیٰ کو، نہ کسی چیف آف آرمی اسٹاف کو. بس وہ فرق پڑتا بھی ہے نا اگر یہاں پر، تو صرف تصویر اتروانے تک یا اپنی نیک نامی کے نعرے لگوانے تک کہ واہ جی واہ چیف آف آرمی اسٹاف نے فوج کو آرڈر کر دیا، یہ کر دیں وہ کر دیں، تصویریں آ جاتی ہیں بس. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ ایک دکھ والی بات تھی، یہ شیئر کرنی تھی آپ سے. باقی وہی دن ہیں فقیروں کے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل انہوں نے خطاب کیا اور پاکستان کے نیشنل میڈیا نے بلاول بھٹو زرداری کی یا قومی اسمبلی کی کارروائی تو روک دی، لیکن عمران خان صاحب کو دکھایا کیوں. سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیوں؟ سادہ سا جواب ہے کہ خوف یہ ہے کہ عمران خان صاحب آ جائیں گے. خوف یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ حکومت تو فارغ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ تو نہ اپنے لیے کھڑی ہو سکتی ہے تو ہمارے لیے کیا کھڑی ہوگی. شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی تو جو اپنا دفاع نہیں کر سکی وہ کسی اور کا کیا دفاع کرے گی، وہ جمہوریت کا کیا دفاع کرے گی، وہ سول لبرٹیز کا کیا دفاع کرے گی. تو پاکستان میں ایک فاشسٹوں کا ایک دور شروع ہونے کو ہے، اور اس میں کوئی صدر ہوگا، کوئی وزیر اعظم ہوگا، کوئی آرمی چیف ہوگا، تو باقی جو ہے جو کوئی سامنے ہوگا وہ نہیں ہوگا. یعنی کہ جو کھڑا ہوگا، جو بولے گا، جو خرمستیوں کے اوپر جو ہے وہ چیرہ دستیوں کے اوپر آواز اٹھائے گا وہ نہیں ہوگا، ختم کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا. تو یہ خوف تھا جس خوف نے وہ پورے کا پورا خطاب نشر کرنے کا پہ مجبور کیا. تو اس خوف کے پیچھے کیا بات ہے؟ خوف کے پیچھے یہ بات ہے کہ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کو بھی نظر آ رہا ہے، کچھ تو تھے ہی اس گروپ میں، کہ جس گروپ کا ذکر جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب نے. اور وہ کیا انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کہ ادارے سے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن جو اٹک پار سے جو ہے وہ مداخلت برحال ہو رہی ہے، یہی کچھ انہوں نے کہا ہے. اور یا میں آپ کو صرف کرکس بتا رہا ہوں، یہ میرے پاس لکھی پڑی ہوئی ہے ان کی خبر، اور جو کہ جی کہ مطلب وہی رونا کہ جی کہ اور وہ کیا ہے، مطلب ہمارا یا ہم لوگوں کا عام طور پر یہ خیال تھا کہ جی کہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، لیکن نیچے کوئی کچھ کر رہا ہے تو جناب وہ اپنے طور پر کر رہا ہے، لیکن جو سسٹم کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اوپر جو کمانڈر ہے وہ جناب کوئی اس کا منہ ادھر کو ہو اور نیچے سے کوئی بندہ سازشیں کر رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کی فوج کا سٹرکچر یہ نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ ہو گیا. اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی بھی وہ کہہ لیں کہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ بچا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اداروں سے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن اٹک پار سے شکوہ ہو رہا ہے، مداخلت نہیں شکوہ. کہتے ہیں کہ اٹک پار سے ہمیں شکوہ ہے. اٹک پار میں کون ہے؟ تو لہٰذا اگر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں بتا سکتے تو ہماری کوئی ویلنے میں بات نہیں آئی ہوئی. تو وہ جو تاثر تھا وہ تاثر ضائع ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے، اور یہ اسی تاثر کا نتیجہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے دستور اور قانون کی بات کرتے تھے ان کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا تھا، اور جس میں عمران خان صاحب کو
बस दो दला के वापस लेके आना था, और नीचे बैठ के जो है वो कोई जो अपनी मर्जी कर रहा था, जो शुरू में लोगों का ख्याल था कि वो जनाब अभी पहले शुरू के दिन हैं, उनको समझ लग जाएगी जब ऊपर कमांड जो है वो ज़रा गिरफ्त अपनी मजबूत करेगी या जब वो कोई शटअप कॉल देगी, तो वो तो कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान का जो निज़ाम समझने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट का, वो ये कहते हैं कि इस तरह पाकिस्तान में नहीं होता कि कोई नीचे बैठ के अपनी मर्ज़ी करता रहे और ऊपर से 2 सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड, जितनी मैंने चुटकी देर बजाई है ना, या जितनी एक मैं कॉल करूं किसी को तो वो फ़ोन उठाए, इतनी देर लगती है किसी को सीधा करते हुए। लेकिन वो सीधा नहीं किया गया, वो मामला चले और चल रहे हैं, और जो इस हुकूमत का तासुर है वो हुकूमत अपना तासुर खो चुकी है कि ये गवर्नमेंट है। तो जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि जी कि ये अब इस्लामाबाद की हद तक इनका तो टूल प्लाजे तक रोल नहीं है। और इमरान खान साहब बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं या वो क्या करना चाह रहे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब की वफाक की हुकूमत गिराने में फिल वक्त इंटरेस्टेड नहीं है आज की तारीख तक। अंदर खाते की मैं आपको बात कर रहा हूँ, टफ टाइम देंगे, रौला रप्पा डाल के रखेंगे। क्यों? इसलिए कि अगर उन्होंने वो हुकूमत गिरा दी तो फिर वो सारे का सारा बोझ वो जो मुस्लिम लीग नून ने उनका बोझ उठाया हुआ है, महंगाई का, ये पेट्रोल कीमतें, ये वो IMF सारा कुछ, वो फिर इमरान खान साहब के गले पड़ जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने टफ टाइम दे के रखना है। 2 सूबों में जो उनकी बराह रास्त हुकूमत है, यानी एक मतलब ये क्या है, परवेज़ लाई साहब जो हैं वो कल आज अभी तक तो कह रहे हैं ना कि मैं जो कहेंगे वो करूँगा, तो 10 सीटों के वज़ीर आला हैं, लेकिन जाहिर है कि उनके ऊपर दबाव जो है वो PTI का ही होगा। लेकिन ये भी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जो परवेज़ लाई साहब हैं ये इमरान खान साहब को एक दफ़ा लोहे के चने चबवा देंगे। लेकिन वो कल की बात है, वो कल क्या होता है क्या नहीं होता। फिल वक्त उन्होंने 2 किले जो हैं वो अपने कंट्रोल में कर लिए हैं और यहाँ से बैठ के बमबारी करते रहेंगे। और मतलब सारे गलत फ़ैसले, सख्त फ़ैसले नून लीग, और जब फसल काटने की बारी आएगी तो जो मीठा मीठा है वो हप हप कर जाएंगे इमरान खान साहब, 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, और उनका जो सदर वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और उनका जो वो क्या कहते हैं कमांडर इन चीफ होगा वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस तरह के प्लान्स हैं, और इन प्लान्स को सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इस वक्त खटपट जारी है वो बनती है कि गलत फ़ैसले और मिसकैलकुलेशन, और अगर कोई ये अब दामन साफ़ करवाना चाहता है ये कह के कि जी कि ये नवाज शरीफ साहब ने अपनी मजबूरी से कुछ किए, मजबूर हों ना हों, अब ये फसल तो उनको काटनी पड़नी है। वोट बैंक जो था वो शहबाज शरीफ साहब का नहीं था, वोट बैंक हमजा शहबाज का नहीं था। भाई को ब्लैकमेल किया या भाई को मजबूर किया तो भाई जाने और भाई जाने, छोटा जाने बड़ा जाने। तो अब वो सुना है कि वो बैठ के कह रहे हैं कि जी कि इस हुकूमत से बाहर निकलें, हुकूमत से बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। और इमरान खान साहब नहीं चाहते कि आप हुकूमत से बाहर निकलें, और भी कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते होंगे आप हुकूमत से बाहर निकलें ताकि उनके ऊपर गंद दोबारा से आए। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत से निकलने का तरीका क्या होगा। तरीका अगर वही है कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर, बल्कि ऐसा भी सस्ता, और 1 बिलियन मार्केट में यूँ करके फेंके डॉलर का, और वो डॉलर जो है वो नीचे आए और जो कीमतें हैं वो नीचे आए, और आपके अस्सलाम वालेकुम हम जा रहे हैं। तो ये तो तरीका कोई समझ में आता है। मुल्क का नुकसान होता है या नहीं होता, ये अब वो कहते हैं कि जी कि ये सोचना क्या हमारा ही काम है कि मुल्क को हमने बचाना है, बाकी हमारे साथ जो फनकारियाँ हुई हैं उसका क्या इलाज है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो हाउस है वो इस वक्त इन ऑर्डर नहीं है। अभी तक जाहिर है कि टूट फूट हमारे सामने नहीं आई, और मे भी आए भी ना और हो भी ना। लेकिन फिल वक्त जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट 1993 से चाहती थी, वो शहबाज शरीफ साहब ने वो ख्वाब 1993 का इस्टेब्लिशमेंट का पूरा करके दिखा दिया है। और वो ये था कि वो जो जिसको फ़ख्र से कल बयान कर रहे थे असम्बली में, मुझे ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब ने भी कहा, मुझे परवेज़ मुशर्रफ ने कहा, लेकिन मुझे वज़ीर आज़म बनने का कोई शौक़ नहीं था। भाई वो आपको वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे, वो नवाज शरीफ को आउट करना चाहते थे, जो आपने करवा दिया। असूल ये बनता था। शिकवा इस वक्त पार्टी के अंदर जो बहस जारी है वो अब ये ज़ाहिर है कि वो कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो कुछ होना आपको चेते है वो अपने मुंह पे मार लें। तो अब ये मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के मुंह के ऊपर ही कुछ सोनबाजी कर रही है।
پنچنگ بیگ انہوں نے ایک دوسرے کو بنایا ہوا ہے، اور وہ شکوہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے وزیر اعظم بننا ہی تھا تو پہلے پھر آپ یہ شرط رکھتے کہ بھائی جان سے جو مقدمے ہیں وہ ختم کریں، نااہلی ان کی ختم کریں۔ وہ جو لندن جاتے تھے نا پیغام لے کے اسٹیبلشمنٹ کا، ان کو لندن سے یہی جواب ملتا تھا کہ آپ نے جو کام خراب کیے ہیں وہ خود ٹھیک کر دیں، بات ختم اور سائڈ پہ ہو جائے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں پائیں تجھے فکر نہ کرو، میں آپ ہی کر لوں گا سارا کچھ، تو کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ مگر اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم نہیں، تیری جستجو بھی نہیں۔ تو جناب یہ والا وہ معاملہ ہے۔ تو باقی نون لیگ جو ہے وہ اس وقت خسارے میں ہے، اور یہ کم بیک کس طرح کریں گے، یہ خسارہ ختم کس طرح کیا جائے گا، یہ $1,000,000 کویسچن ہے۔ اور نواز شریف صاحب اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جواب ڈھونڈنا میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے، وہ جواب ملنا بھی بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر یہ جواب نہ لیا گیا تو پھر ٹائٹینک کو ڈوبتے ہوئے بھی کتنی دیر لگی تھی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔